देखिए अभी तक पहले 3 वीडियो हिस्ट्री से थे, दूसरे 3 वीडियो पॉलिटिकल साइंस से थे और अगला हम इकोनॉमिक्स का 2 या 3 वीडियो में बनेगा। और आज बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कि सर वो बैंकिंग से रिलेटेड चैप्टर शुरू करिए, तो हम आज बैंकिंग से रिलेटेड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और एक बात और ध्यान रखिए कि ये जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको पढ़ाते समय आपको कवर करा दें। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन किया और जो मिले वो भी उन्होंने भी ये कहा कि भाई ऐसा है सर आपने अगला वीडियो नहीं दिया, जल्दी दीजिए, तो बहुत अच्छा लगा। और तमाम व्यस्तताओं के बावजूद हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा हर दिन एक वीडियो दें, एक टॉपिक पे दें। तो आज हम बैंकिंग से रिलेटेड शुरू कर रहे हैं। देखिए बैंकिंग की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि बैंक एक ऐसा निकाय होता है जो लोगों की जमा को स्वीकार करता है, उसको ऋण के रूप में लोगों को बांटता है और इस तरीके से बैंक किसी भी देश के वित्तीय कारोबार में एक बहुत अहम स्थान रखता है। बैंक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ समझा जाता है। तो आज उसी बैंक के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। बैंक का जो अध्ययन करेंगे उसको हम 3 पार्ट में बांटेंगे। पहला पार्ट बैंकों के इतिहास से संबंधित, दूसरा पार्ट में रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे वाणिज्यिक बैंकों के संदर्भ में, और तीसरे पार्ट में आज के संदर्भ में जो कि जो कोरोना संकट इस समय आया है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन हर क्षेत्र में हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा परिवर्तन बैंकिंग क्षेत्र में भी हुआ है। शुरुआत ही हो गई थी बैंकों के एकीकरण से, तो उसको तीसरे पार्ट में हम लोग शामिल कर लेंगे या दूसरे पार्ट में शामिल कर लेंगे। अब देखिए कि बैंक जो है, भारत में जो बैंक स्थापित हुए, तो अगर हम प्राचीन काल में देखें तो हमारा देश उस समय बैंकिंग के संदर्भ में भी काम कर रहा था। जो व्यापारी लोग होते थे उनका जो संगठन होता था वो श्रेणी बनाते थे और श्रेणी जो है वो बैंक के रूप में भी काम करती थी। श्रेणियों का मुखिया श्रेष्ठी होता था और वो लोग जो पैसा जमा करते थे वो जिसको आवश्यकता होती थी उसको ऋण के रूप में देते थे। तो वहाँ से बैंक का कॉन्सेप्ट प्रारंभ हुआ था। और इसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो यहाँ पर एजेंसी हाउसेस शुरू हुए। एजेंसी हाउस जो थे उसको ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी को सरकार भी कह सकते हैं उस समय, तो उनका संरक्षण प्राप्त था। 1813 में 1813 ये सन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। 1813 का एक्ट, ये हमने आपको हिस्ट्री में भी बताया था। 1813 के एक्ट में एक बड़ा परिवर्तन आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक राजनैतिक कंपनी बन गई, क्योंकि अभी तक तो व्यापार भी कर रही थी, व्यापार पे रोक लग गई, हमने आपको बताया था। तो व्यापार पे जब रोक लग गई तो वो पूरी तरह से राजनीतिक कंपनी हो गई थी। 1800 थोड़ा बहुत जो व्यापार बचा भी हुआ था वो 1833 में पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। तो 1813 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर रोक लगी तो एजेंसी हाउसेस ने भी अपना कारोबार भारत से समेट लिया और इस तरीके से एक बैंकिंग का प्रयोग असफल हो गया। फिर इसके बाद 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी आई भारत में और उसने एक बैंक स्थापित किया जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 ये था अलेक्जेंडर एंड कंपनी और इसका बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन ये भी बैंक असफल हो गया। अब आइए अगला चरण देखिए। तो अगले उसमें क्या हुआ कि 1806 इस समय बैंक ऑफ बंगाल
1840 बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 ये हुआ बैंक ऑफ मद्रास। चूंकि ये तीनों प्रेसिडेंसियों में थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, तो इस तरीके से 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना हुई और ये तीनों प्रेसिडेंसी 1860 तक नोट छापने का भी काम करते थे, 1860 तक। ठीक है, तो इस तरीके से ये बैंक नोट भी छाप रहे थे, लेकिन 1860 में इनसे नोट छापने का काम वापस ले लिया गया। 1921 का वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण था, जबकि इन तीनों बैंकों को आपस में मिला दिया गया और इसके बाद इसका नाम पड़ गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए, जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्थापित हुआ तो ये तीनों बैंकों का आपस में विलय किया गया था। 1 जुलाई 1955 को इसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम पड़ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो राष्ट्रीयकरण का अर्थ ये होता है कि जब निजी क्षेत्र के किसी कंपनी को, निजी क्षेत्र की किसी संस्था को जब सरकार खरीद ले तो उसको राष्ट्रीयकरण कहते हैं। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ और उसका नाम हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसको ध्यान रखिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किन 3 बैंकों को मिला के बना था? तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, अब देखिए अगला जो चरण हम लोग देखेंगे वो 1860 से। 1860 में क्या हुआ कि 1860 के समय लिमिटेड लायबिलिटी पर एक संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम पारित हुआ। लिमिटेड लायबिलिटी पे संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम इसलिए पारित किया गया कि भाई यूरोपीय बैंक भारत आए और अपना व्यापार करें, तो लिमिटेड लायबिलिटी पे स्थापित किया गया और उस आधार पर जो पहला बैंक था वो 1865 में स्थापित हुआ और इसका नाम पड़ा इलाहाबाद बैंक। ठीक है, किस समय? 1865 में लिमिटेड लायबिलिटी के आधार पर। फिर इसके बाद देखिए 1881 का वर्ष। 1881 में अलायंस बैंक ऑफ शिमला नाम का बैंक स्थापित हुआ। अलायंस बैंक ऑफ शिमला ये स्थापित हुआ था 1881 में। अच्छा, 1881 के वर्ष में एक बैंक और स्थापित हुआ और इसका नाम था अवध कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो 1865 में इलाहाबाद बैंक, 1881 में अलायंस बैंक ऑफ शिमला और 1881 में ही अवध कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, और 1894 का वर्ष देख लीजिए। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक। 1894 पंजाब नेशनल बैंक। अब देखिए जो 1894 में पंजाब नेशनल बैंक स्थापित हुआ, ये भारत का पहला स्वदेशी बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक। 1881 का बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक यूरोपियों द्वारा स्थापित और भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था, लेकिन 1894 का पंजाब नेशनल बैंक भारतीयों द्वारा स्थापित और भारतीयों द्वारा ही संचालित बैंक था, इसीलिए इसको भारत का पहला स्वदेशी बैंक कहा गया। पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला स्वदेशी बैंक। अब आइए अगला चरण। अगला चरण जो हम देखते हैं वो 1905, बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है इतिहास के भी हिसाब से और बैंकिंग इतिहास के हिसाब से। 1905 में देखिए क्या हुआ कि बंगाल का विभाजन हो गया और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग।
बंगाल का जो विभाजन हुआ तो पूरे भारत में बड़े पैमाने पे आंदोलन शुरू हुआ, और उसमें आंदोलन जो था उसको कहा गया स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो था उसमें लोगों ने कहा कि विदेशी वस्त्रों का, विदेशी वस्तुओं का हम बहिष्कार करेंगे, विदेशी संस्थाओं का भी बहिष्कार करेंगे। विदेशी संस्था में बैंक भी थे, उस समय तो अधिकांश बैंक यूरोपीय थे। तो विदेशी बैंकों का जब बहिष्कार की बात हुई तो विदेशी बैंकों में जितने बैंक थे सभी बहिष्कार होने लगा, और इसका परिणाम ये रहा कि पूरे उत्तर भारत में लगभग 500 बैंकों की स्थापना हो गई। 1908 में बैंक ऑफ इंडिया स्थापित हुआ। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया स्थापित हुआ। बैंक ऑफ इंडिया, और 1908 का जो वर्ष था उसमें स्थापित हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो 1906 में बैंक ऑफ इंडिया और 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा, और 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 1911 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्थापित हो गया। अब देखिए, इस प्रकार पूरे भारत में, उत्तर भारत में 500 बैंकों की स्थापना हो गई। लेकिन 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध हुआ। 1914 से 18 जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसके पहले से, क्योंकि परिस्थितियां बनने लगी थी प्रथम विश्व युद्ध की, तो 1913 से ही बैंक, या तो बैंकों से लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया, और जो यूरोपीय बैंक थे वो भारत छोड़ के भारत से कारोबार समेटने लगे। 1913 से 17 बैंकिंग कारोबार का बड़ा संकटपूर्ण समय माना जाता है। 1913 से 17 के दौरान बहुत सारे बैंक बंद हो गए। 1917 में, चूंकि बैंक बंद होने का मतलब उद्योग भी बहुत सारे बंद हो गए। 1917 का वर्ष 1917 जो था उसमें क्या हुआ कि 1917 में एक बैंक स्थापित हुआ जिसका नाम पड़ा टाटा औद्योगिक बैंक। ठीक है, ये टाटा औद्योगिक बैंक जो था वो उद्योगों को स्थापित करने के लिए, उद्योगों को सहायता देने के लिए बना था। 1929 आते आते पूरे विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आ गई। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा और बैंक जो है डूबते चले गए। तो 1930 में एक कमेटी बनाई गई, केंद्रीय बैंकिंग जांच कमेटी। केंद्रीय बैंकिंग जांच कमेटी को ये रिपोर्ट देनी थी कि बैंकों को संचालित करने के लिए क्या उपाय अपनाया जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई बैंकों को संचालित करने के लिए एक सेंट्रल बैंक की स्थापना होनी चाहिए, केंद्रीय बैंक की स्थापना होनी चाहिए। अच्छा देखिए, केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रस्ताव 1914 में भी हुआ था चेम्बरलिन आयोग द्वारा। चेम्बरलिन आयोग द्वारा 1914 में चेम्बरलिन आयोग ने भी केंद्रीय बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव किया था। तो 1930 में जो रिपोर्ट आई थी उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में एक केंद्रीय बैंक स्थापित होना चाहिए, और उसी रिपोर्ट के आधार पर 1934 में एक एक्ट पारित किया गया जिसको कहा गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। और उस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी गई 1 अप्रैल 1935 को। अब बैंकों को संचालित करने के लिए एक संस्था हो गई जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, और वो हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 5 करोड़ रुपए की अंश पूंजी के साथ हुई थी। आगे चलकर हम जब रिजर्व बैंक बताएंगे तो उसमें डिटेल करेंगे। अब देखिए कि बैंकिंग कारोबार का ये चरण भी खत्म हो गया। इसके बाद अगला चरण आया
स्वतंत्रता के बाद 1947 से जब हम आज़ाद हो गए तो हमने दूसरी तरीके से बैंकों को देखना शुरू किया। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहला राष्ट्रीयकरण था, इसको पहला नहीं कह सकते हैं क्योंकि राष्ट्रीयकरण पहले हो चुका था। 1955 में राष्ट्रीयकरण किया गया था और वो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था और वो राष्ट्रीयकरण हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। उसके बाद 1955 में दूसरा एक प्रकार से राष्ट्रीयकरण हुआ था और वो हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था, जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा गया, तो उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इस तरीके से 1969 को आप तीसरा राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं। तो ये जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 19 जुलाई 1969 को। और किनका हुआ था? 14 बैंक थे, 14 बैंक जिनकी कुल जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक की थी। ये 14 बैंक जो थे, जिनमें कि अगर नाम लिख देते हैं जितने मुझे याद आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपका बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा पंजाब नेशनल बैंक, चौथा केनरा बैंक, 1 2 3 4 5, पांचवा देना बैंक, देना, छठा इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, सातवां इंडियन ओवरसीज बैंक, आठवां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नवा यूनाइटेड बैंक, 10वां यूनियन बैंक, 11 बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 12वां बैंक आपका अच्छा इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक। इसके बाद 13वां देख लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड देना बैंक, कैनरा बैंक। चलिए 13 हो गए, 2 आप लोग देख लीजिएगा, याद नहीं आ रहा है, सब चीज़ें जो है कि नहीं याद रहती हैं। तो इतने बैंक आपके स्थापित हो गए और ये बैंक वो थे जिनकी कुल जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक की थी, ठीक है। 19 जुलाई 1969 को इस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। फिर इसके बाद दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ। दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ था 15 अप्रैल 1980 को और दूसरा राष्ट्रीयकरण उन बैंकों का किया गया जिनकी कुल जमा पूंजी 200 करोड़ से अधिक की थी। और ये बैंक जो हैं तो अब दूसरा राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ और इस तरीके से दोनों राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की संख्या हो गई 14 और प्लस 6 20। लेकिन 1993 में 2 बैंकों का आपस में विलय कर दिया गया। पंजाब नेशनल बैंक में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया और इस तरीके से बैंकों की संख्या रह गई
19। तो कुल मिलाकर बैंक रह गए 19। अब तो और कम हो गए हैं जब और राष्ट्र आपस में विलय किए गए हैं। तो इस तरीके से बैंक घटकर 19 रह गए। और अब अगला आ जाइए कि बैंकों को संचालित करने वाली संस्था। तो बैंकों को संचालित करने वाली जो संस्था है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमने आपको बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितने भी बैंक होते हैं उनकी गवर्निंग बॉडी है और वो सारे बैंकों के लिए नियम बनाती है, उनको संचालित करती है। तो यहाँ तक हम लोग बैंकों के बारे में, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम कल बता देंगे। अगला आ जाइए कि देखिए कि किस तरीके से जो आज हमसे बहुत सारे लोगों ने ये बात की थी कि भाई ऐसा है कि करंट टॉपिक भी आप थोड़ा सा उठा लें। तो करंट टॉपिक हम वीकली भी दे सकते हैं और डेली भी दे सकते हैं। वैसे वीकली का ज़्यादा लोग मांग करते हैं कि आप एक दिन करंट का ही रखिए, क्योंकि अब हम कोशिश करेंगे कि हर दिन एक वीडियो दें। तो अब आप देखिए आज बहुत बड़ा चक्रवात आया अम्फान। अम्फान जो है वो चक्रवात के बारे में जान लीजिए कि 36 मील प्रति घंटे से अधिक का आता है समुद्री चक्रवात, तो उसको कुछ विशेष नाम दिया जाता है। और अगर 72 मील प्रति घंटे से अधिक आता है तो उसे चक्रवात या तूफान कहा जाता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा 200 मील प्रति घंटा। पश्चिम बंगाल आते आते ये 160 से 80 मील प्रति घंटा है। तो इसका अब एक चीज़ जान लीजिए कि इनको नाम किस प्रकार से दिया जाता है। तो अटलांटिक सागर में, इतिहास है कि अटलांटिक सागर में, मैं जो कि इतिहास का टीचर रहा हूँ, इतिहास पढ़ाता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो इतिहास हर चीज़ में आ जाता है और आवश्यक भी है। तो अटलांटिक सागर में जब तूफान आते थे, समुद्री तूफान, चक्रवात, तो वो अमेरिकी सैनिकों ने ये नाम देना शुरू किया। और अमेरिकी सैनिकों ने उनके नाम स्त्रियों के नाम पे दिए। बहुत ज़्यादा विवाद हुआ कि स्त्रियों के ही नाम पे क्यों, आधी आबादी क्यों छूट जाए। तो 1978 में ये तय हुआ कि ऑड और इवन नंबर के आधार पर दिया जाएगा। यानी कि ऑड ईयर में पुरुषों का, अगर ऑड ईयर में चक्रवात आता है तो पुरुषों के नाम पे, इवन ईयर में आता है तो स्त्रियों के नाम पर। इसके लिए अमेरिकी जो मौसम विभाग है उन्होंने 21 अल्फ़ाबेट के हिसाब से 21 शब्दों को चुना और उस आधार पे चक्रवात का नाम दिया जाता है। लेकिन उसमें X, Y, Z, Q, U इस नाम से कोई चक्रवात का नाम नहीं दिया जाएगा। और अगर कोई चक्रवात जो है, एक बार जो कोई चक्रवात आता है तो अगले 10 वर्ष तक वो नाम रिपीट नहीं होगा। और अगर बहुत भयंकर तबाही मचाने वाला चक्रवात आता है तो वो फिर उसके बाद उसका नाम कभी उसके बाद नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये नियम बनाया गया था। 2004 में भारत ने चक्रवात का नाम देना शुरू किया। और इसके बाद क्या हुआ कि 8 देश जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड थे, जिसमें भारत हो गया, म्यांमार हो गया, मालदीव हो गया, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, तो इस तरीके के 8 देशों ने नाम देना शुरू किया। ये जो अम्फान आया है, अम्फान शब्द का अर्थ होता आसमान, और ये नाम 16 साल पहले थाईलैंड ने दिया था। थाईलैंड भी उन 8 देशों में है, तो थाईलैंड ने 16 वर्ष पूर्व दे दिया था। इन 8 देशों ने 8-8 नाम दिए थे। और जैसे भारत का है तो भारत ने भी वर्षा, अग्नि इस तरीके के नाम दिए थे, इनके चक्रवात के नाम। पाकिस्तान ने जैसे तितली, इस तरीके के नाम उनके चक्रवात आ चुके हैं। तो इस तरीके से सब देशों ने अलग अलग नाम दिए थे और ये 8 देश जो थे वो नाम दिए थे। और इस बार जो है वो थाईलैंड के नाम को स्वीकार किया गया और उसके नाम पर ये चक्रवात का नाम अम्फान पड़ा है। अम्फान की जो गति थी वो 200 मील प्रति घंटा थी,
200 किलोमीटर प्रति घंटा। और वर्तमान में ये तो चल ही रहा है, कल ज़्यादा डिटेल और हो जाएगा, आ जाएगा। अभी प्रभावित राज्य उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सारे राज्य प्रभावित हैं और बड़ी तबाही मची और चल ही रहा है इस समय। तो धीरे धीरे जो है ये इसके बारे में हम और डिटेल आपको कल कर देंगे जब सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिलहाल अम्फान चक्रवात के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी हमने दी है और वीकली जो है हम पूरी जानकारी कल इसके बारे में पूरी जानकारी भी उपलब्ध करा देंगे, जितना कि तब तक काफ़ी कुछ जानकारी आ भी जाएगी। धन्यवाद।